नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो आजकल चर्चा में हैं उनकी किताब के ज़रिए। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार उसे अपने तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, जबकि उसमें और भी बहुत सी हकीकतें लिखी गई हैं। ये किताब 2 वॉल्यूम अब से पहले इस किताब के आ चुके हैं। ये तीसरा वॉल्यूम है जिसमें प्रणब मुखर्जी के बेटे और बेटी के दरमियान कोई इख्तलाफ था कि ये किताब छपे या ना छपे। शायद उन्हें सियासी हालात की वजह से वो कुछ ऐसा सोच रहे थे, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से घुटन का माहौल है सियासत में, उसमें आज़ादी की बात, आज़ादी के साथ बात करना निस्बतन ज़रा मुश्किल समझा जाता है। इस सब को समझने के लिए मेरे साथ आज ख़ास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनीस अहमद खान साहब, जो किताबें पढ़ने के शौकीन भी हैं, किताबें लाते हैं, बाकायदा ख़रीदते हैं और चीज़ों को गहराई से समझते हैं। अनीस अहमद खान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में, आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ये किताब पर कैसा विवाद है, आखिर क्या कुछ है इस किताब में जिसको अलग अलग तरीके से अपने अपने इस्तेमाल की चीज़ें निकाल करके पब्लिक के सामने रखा जा रहा है। कुछ तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी शायद बीजेपी ने ज्वाइन कर लिया था, कुछ लोग उन्हें अब भी कांग्रेसी लीडर के तौर पर ही जानते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के लीडर के बाद में बाकायदा वो कैबिनेट में कई पोस्टों पर रहे थे और एक वक्त ऐसा था जब उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट समझा जाता था, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बने, उन्हें बाद में राष्ट्रपति बनाया गया। आप कैसे देखते हैं इस किताब पर जो विवाद जारी है, जो कुछ सियासी इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? 50 साल राजनीति में रहे प्रणब दा के नाम से मशहूर थे और इनकी मेमोरी के बारे में एक बात कही जाती थी कि इनकी एलिफेंट मेमोरी है, यानी हाथी की मेमोरी कभी ख़त्म नहीं होती, बड़ी शार्प मानी जाती है, वो मानी जाती है। और बाकायदा हमें कांग्रेसी बताया कि भाई इनसे तो जब कोई ये चीज़ आ जाती ना, कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, तो प्रणब दा से पूछा जाता था कि इसका क्या हुआ था, हल क्या है, तो बता देते थे कि आज से इस सन में नेहरू जी ने या गांधी जी या कहीं भी पूरी हिस्ट्री के साथ उसमें ये विवाद आया था, तो इसका इस तरीके से मसला हल किया गया था। इतनी शार्प मेमोरी थी, उन्होंने मेमोरीज लिखी इसमें। और जो लास्ट वॉल्यूम आया है, उनकी मौत तो हो गई थी, उसके बाद रिलीज़ हुआ है वॉल्यूम, छप के तो बहुत पहले आ चुका था, रूपा पब्लिकेशन ने छापा है इसको, बड़े मशहूर पब्लिकेशन है, 3 वॉल्यूम मेरे पास है भी, वो 3 वॉल्यूम है। तो उसमें उन्होंने अपने जो प्रेसिडेंशियल ईयर हिस्से हैं उनके बारे में बताया है, जब वो राष्ट्रपति भवन में थे, राष्ट्रपति भवन में पहुंच गए, उसके पहले के भी कई चीज़ें बताई उन्होंने किताब में। काफ़ी लोगों की पोल खोली उन्होंने। सबसे बड़ी बात जो है, जो बीजेपी वाले उसको घुमा फिरा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है। अच्छा, ये बात उन्होंने लिखी, बिल्कुल क्लियर लिखी। उन्होंने कहा किसी से पूछते नहीं है, अपने मर्जी से करते। पाकिस्तान चले गए बगैर किसी से पूछे, उससे बड़ा नुकसान हुआ हमें। और उन्होंने सबसे बड़ी बात लिखी, जो आप चौंक भी जाएंगे, कि जापान हमसे दूर हुआ है इनके हरकतों से। इस तरीके से उन्होंने किया है, जापान के साथ डील किया, तो जापान दूर हुआ। चीन का जिक्र नहीं किया, क्योंकि चीन का झगड़ा उनके बाद आया था, तो उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। बाकी चीज़ें उन्होंने काफ़ी, नरेंद्र मोदी के बारे में काफ़ी लगा कि ये नोटबंदी की बात मुझे बताई तक नहीं गई थी, मुझे तो पता लगी है ये चीज़। इतना एक प्रेसिडेंट रहते हुए आदमी को ये लिख देना मुझे बताई गई है, और मुझे तो पता भी नहीं चली, तो बहुत बड़ी बात हो जाती। बहुत बड़ी बात। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा होता है, और वो एक तरह से लोकसभा और राज्यसभा, यानी पूरा जो संसद है उसका हेड भी होता है। और देश में कानून क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। उसके पास सिग्नेचर के लिए जाता है संसद में जब कोई कानून पास होता है। इतने बड़े आदमी ने भी ये कह दिया कि नोटबंदी के बारे में मुझे पता चला बाद में,
फैसला लेने के वक्त मुझे कुछ और नहीं बताया उन्होंने गया। कहा कि मैं कोई विवाद नहीं, मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहता था, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता था, तो ऐसे मैंने उसके ऊपर कोई बात नहीं, नहीं दस्तखत नहीं की। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि ज्ञानी जेल सिंह थे, तो राजीव गांधी, वो कांग्रेस के थे, कट्टर कांग्रेसी थे। राजीव गांधी ने एक टेलीग्राफ बिल लाए थे वो, जिसमें सेंसर्ड हो सकती हैं, डार्क सेंसर्ड हो सकती है, तो उन्होंने भेजा गया राष्ट्रपति पर दस्तखत करने के, उन्होंने दबा दिया था और आखिरी दम तक दबाए रहे, उन्होंने नहीं निकाला, उन्होंने नहीं होने दिया, नहीं होने दिया। तो बड़ा मशहूर किस्सा है। तो प्रेसिडेंट का ये होता है, वो कानून नहीं बन पाता अगर वो स्लिप ओवर कर जाए। तो प्रणब दा ने उसमें लिखा है कि वो हम कोई ऐसा झगड़ा नहीं करना चाहते। और ये बात जो आपने कही अभी इंट्रो में कि वो भाजपा ज्वाइन करना चाहते थे, ये तो चूंकि वो अब इस पद तक पहुंच गए थे कि उन्होंने इस बात में बड़ा कई बार क्लियरिफाई भी किया है प्रणब मुखर्जी ने कि भाई हमें कोई भी बुलाएगा तो हम जाते। तो मैंने वहाँ पे कहा, अच्छा प्रणब मुखर्जी की अगर स्पीच देखी जाए उसमें जो उन्होंने कही, तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसके बारे में उन्होंने कहा था जैसे बिल्कुल बीजेपी के हक में बोल गए। हाँ, तो वो ऐसी कोई बात नहीं कही थी। क्या मौका था, किस मौके पर उन्होंने? जो इनका जो विजयदशमी का एक प्रोग्राम होता है ना, जिसमें जो स्थापना दिवस समझ लीजिए, उसमें किसी एक बड़े वीवीआईपी को ये लोग इनवाइट करते हैं, तो उसमें प्रणब दा को इनवाइट किया। वो ऐसा लग रहा था कि प्रणब मुखर्जी के जरिए भाजपा के हक में कुछ उनसे बुलवा लिया जाएगा ताकि उन्हें अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। किसी आदमी ने नहीं सोचा कि उनका वहाँ आना, वो यानी इसके ऐसे लीडर थे कि वो बंद के नहीं थे। वो अगर प्रेसिडेंट हो गए तो फिर उन्होंने कहा कि हम तो प्रेसिडेंट हो गए भाई, अब ना हम कांग्रेस के हैं ना अब वो किसी पार्टी के नहीं है। लेकिन उनकी विचारधारा किताब से झलकती कि वो कांग्रेसी थे। यही नहीं, उन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया है आपके नरेंद्र मोदी को, और उनके बारे में कई चीज़ें बताई इसी तरीके से। उन्होंने जो गलत डिसीजन लिए कि पाकिस्तान पहुंच गए वो बगैर किसी के इन्फॉर्मेशन दिए हुए, और ताल्लुकात ख़राब हुए हैं हमारे जापान वगैरह से, पड़ोसी देशों से किस तरीके से। उन्होंने इस बारे में बड़ा खुल के लिखा है कि, और जो हकीकत है आप देख रहे हैं। जी। और संसद नहीं चली उनके ज़माने में एक भी दिन, इसे जिस मौजूद नहीं रहे वो चली तो है, किस तरीके से चली आपने तो देखे पूरे 1400 से लेके, और जहाँ जब से वो पूरे यानी मतलब 18 तक संसद में कोई काम नहीं हुआ, बस शोर शराबा होता रहा। प्रधानमंत्री कभी कभार पहुँच जाते थे, पर तो अच्छा, वो बड़ा एक ओवर कॉन्फिडेंट भी शायद हो गए मोदी जी, बहुमत पूरा मिलने की वजह से, और उसकी वजह से एक तरह से डेमोक्रेसी को नुकसान हुआ। चूंकि डेमोक्रेसी में अगर किसी पार्टी को या किसी पार्टी के लीडर को या प्रधानमंत्री को ये यकीन हो जाए कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो मैं चाहूँगा वो कानून बनाऊँगा, और ऐसे हालत में पहुँचने के बाद भी अध्यादेश लाए जा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी इस कॉन्फिडेंस के बावजूद कि हमारा कोई भी कानून फेल नहीं होगा, अध्यादेश लाते, उसके बाद भी अध्यादेश लाते हैं। तो ये एक तरह से डिक्टेटर होने की तरफ और ज़्यादा मजबूत इशारा है। तो इस बीच में अब प्रणब मुखर्जी की किताब के क्या मानी है, कांग्रेस के लिए क्या कुछ है इसमें? अगर कांग्रेस वाले कुछ बताना चाहें कि वो, तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं? उन्होंने ऐसी बात नहीं, सोनिया गांधी को भी क्रिटिसाइज किया उसमें। उन्होंने एक बात कही कि मनमोहन सिंह को लाया गया था, और प्रधानमंत्री जो है ये जो हमने बीजेपी के नरेंद्र मोदी ये चुन के आई थी, और हकीकत है। सही ये कहें कि अब वो तो आखिर तक राज्यसभा से आए हैं। वो तो प्रोसीजर सबके सामने पूरे देश ने देखा था कि सोनिया गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनना तकरीबन तय था, और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को, अब इसमें लोग ये कहते कि प्रणब दा को बनाना चाहिए था प्रधानमंत्री। कुछ लोगों की थी ऐसी ओपिनियन, तो इसको कहते हैं, और शायद प्रणब दा भी चाहते थे ऐसा नहीं चाहेगा, उन्होंने नहीं चाहेगा, वो तो चाहते थे। और वो तो तब चाहते थे जब इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी। जी। उनकी गोली मार के और वो बड़े सीनियर मोस्ट थे उस तो उस वक्त भी वो चाहते थे कि हमें प्रधानमंत्री बनाया जाए, जो राजीव गांधी को बना दिया गया। तो उसकी नाराजगी में पार्टी के बाहर रहे काफ़ी दिनों तक, आपको याद होगा। काफ़ी दिनों तक पार्टी से बाहर रहे, कोई नई पार्टी बनाई भी थी इन्होंने थोड़े दिनों तक, लेकिन वो कांग्रेस से दूरी इन्होंने नहीं रखी ज़्यादातर उससे, और फिर वापस आ गए, और उसमें अच्छी पोस्ट पे रहे हैं, एक सबसे पावरफुल पोस्ट पे रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे। तो उन्होंने इस बात को कहा कि ये आए, और
सोनिया गांधी ने कई गलतियां की। उन्होंने कोई सोनिया गांधी की गलतियों की बताया कि जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े लोगों से, सीनियर लोग थे, उनसे सलाह न लेके और छोटे लोगों को सलाह के लिए आगे आगे रखा। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि उनको इन्वॉल्व करना चाहिए था। कई लोगों को इस तरीके से उन्होंने कहा कि इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र के लिए शिंदे को लाना चाहिए था, और टीएमसी जो बनाई है ममता बनर्जी के, उनको नहीं जाने देना चाहिए था। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ममता बनर्जी को नहीं जाने वो एनसीपी टीएमसी ये जो दोनों चीज़ें बनी थी, दोनों जो बनी थी वो उन्हीं कुछ इख्तलाफ के दिनों की बात थी। हाँ, तो उन्होंने इस बात को कहा कि उसको नहीं जाने देना चाहिए था। जो सीनियर लीडर थे उनको आगे आने, नेगोशिएशन वगैरह में उनको सामने नहीं रखा जाता था। अच्छा, वैसे भी कोई अगर ईमानदारी से अपनी याददाश्त लिखता है तो वो गलतियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सभी लिखता भी है और लिखना भी चाहिए। तो अब क्या कुछ और है इस किताब में बीजेपी को भुनाने के लिए? आपको क्या लगता है? चूँकि मैं टेलीविज़न चैनलों पर देख रहा था जिस तरह से मैंने कोशिश की, एक 10-20 मिनट बच्चों ने टीवी चला रखा था, तो टीवी चैनलों पे क्या क्या, मतलब बहस के नाम पे तो कुछ होता ही नहीं, सिर्फ मोदी 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 को सपोर्ट करने के लिए। तो इस किताब में से भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने निकाल रखी थी कि मोदी की बड़ी तारीफ़ की है। ऐसी कौन सी चीज़ है कि वाकई कुछ तारीफ? तो बहुत बड़ी तारीफ की कि वो डिक्टेटर है। इससे बड़ी तारीफ क्या हो सकती है? जी जी, और आपको एक बात होता है कि इस पे एक संपत स्वरूप डॉक्टर है। अच्छा, उन गुलाम पत्रकारों का क्या हाल होता होगा जो तमाम बुराइयों में से अच्छाइयाँ ढूंढ करके अपने शो में लाने की कोशिश करते हैं? ऐसा है ना कि अब उनको क्या कहें हम, उनका क्या हाल हो जाए। आपको एक बात बताते हैं कि संपत सरल है, एक बड़े, आपने सुना होगा, वो बहुत अच्छा बोलते हैं वो, और कवि हैं, लेकिन बड़ा अच्छा तंज बड़े अच्छे करते हैं, मतलब कॉमेडी वाली। हाँ, उनका कहना है कि साहब जो टीवी पे डिबेट होते हैं, एक उसमें प्रो बोलने वाला होता है, एक एंटी बोलने वाला होता है, और एंकर होता है कि जो दोनों को भड़काता रहता है। तो ये एंकर का जो काम है वो ये है उनका। अब ये बताइए कि जितने भी बड़े एंकर हैं, बड़े एंकर जो कहलाते हैं, जिनको बड़ा समझा जाता है, उनकी क्या कल है, जो कि सर सैयद अहमद खान को कह देते हैं, उनको सर की जो उपाधि मिली वहाँ से पुरस्कार गैंग शुरू हुआ है। हाँ, जो ये बात कहते हैं। जी जी जी, तो उनके माने में उनको सर सैयद के बारे में क्या मालूम है। एक बात कही हमने जो अभी उन्होंने तकरीबन। अच्छा, बड़ा मुश्किल होगा जब ये सरकार भी बदल जाएगी, आज बदले, कल बदले, 10 साल में कभी भी बदले, उसके बाद ये मीडिया वाले जो अपने आप को मीडिया वाले समझते हैं, वो अपना चेहरा कैसे साफ कर पाएंगे इन तमाम गुनाहों से? साफ हो जाएंगे साहब, और ये उस वक्त के जो इख्तियार में होंगे लोग, उनके सबसे करीब होंगे, क्योंकि इनका दीन ईमान नहीं होता है। वो तो पैर पकड़ लेंगे, जी, चप्पल सीधी कर लें, और वो कहेंगे भाई देखिए मैं तो नौकरी कर रहा था, मुझसे मालिकों ने ये कह दिया कि ऐसा कहना, तो मैं ऐसा बोल रहा था। लेकिन उसी में बहुत से पत्रकार ऐसे हैं कि वो छोड़ के नौकरी, जर्नलिस्ट है कि वो छोड़ के नौकरी बाहर आ गए हैं, नहीं बोल रहे हैं उनके फेवर की बात। बहुत से हैं उनका नाम देने से। क्या तो अब बताइए कि एक ZTV के हैं, नाम क्या लें उनको, Z+ सिक्योरिटी मिली। जी, बताइए क्या उनकी उस पर, जबकि वो जेल भी जा चुके हैं ब्लैकमेलिंग के चक्कर। ऐसी कौन सी ऐसी पत्रकारिता है? जाहिर है उन्हें मालूम है कि उनके गुनाह कितने हैं। अच्छा, ये आप ये जो रिपब्लिक वाले हैं, हाँ जी, अर्नब गोस्वामी, ये भी हल्ला पत्रकारिता कर रहे हैं, चीख के सलमान खान बाहर। अरे सलमान खान और नेशनल न्यूज में बहुत फर्क है यार। वो एक्टर हैं, बिल्कुल उनकी दुनिया अलग है। उसको आप आवाज दे रहे हैं कि तुम ऐसे बीच में वो इसी तरह से कंगना रनावत के फेवर में क्यों नहीं बोल रहा? इसी तरह से अपने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को भी, उद्धव ठाकरे तुम कहाँ हैं, उद्धव ठाकरे तू कहाँ है। तो ये अजीब किस्म की पत्रकारिता, ये कौन सी पत्रकारिता है? अच्छा, इसमें जनता को कौन सी नई इंफॉर्मेशन मिलती है? मैं आपसे एक बात पूछूं, आप पायनियर रेडियो टीवी के अनाउंसर्स में से रहे, जब टीवी आ रहा था, तो क्या आपको ये जुबान कभी सोची होगी? कभी नहीं कि स्क्रीन पे बोली जाए? अरे भाई, उस जमाने में तो पत्रकारिता ऐसी होती थी कि अगर सांप्रदायिक दंगे भी होते थे तो उसमें कभी हिंदू और मुसलमान का नाम नहीं लिया जाता था। दो संप्रदायों के बीच बचते बचाते नाम भी नहीं लिखते थे बाकायदा। तो लेकिन अब तो बिल्कुल नंगेपन पे सब लोग उतर आए, बल्कि भड़काने का काम करते हैं। तो ये सूरत
हाल है। ये प्रेसिडेंशियल ईयर्स जो किताब है, इसमें अच्छा इनके बेटे में और बेटी में क्या टकराव था? जो कुछ नहीं, वो देखिए, एक तो हमारे जो मीडिया वाले हैं उनको कुछ चाहिए, तो उनका ये था कि इसको नहीं छपना चाहिए, एक कहता था कि छपना चाहिए, कि इसमें उनकी इमेज खराब होती है। यानी प्रणब मुखर्जी के बच्चों में ही आपस में बस ये था, कोई रॉयल्टी का नहीं था ये तो। रिपब्लिकन ने इसका रिव्यूज तो बहुत पहले से आना शुरू हो गए थे, रिलीज डेट भी बहुत पहले से आ गई थी। उनका ये था कि भाई इससे आके जो उनकी बेटी है, जो कांग्रेस से भी है, बड़े मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, मेंबर पार्लियामेंट नहीं, इलेक्शन भी लड़ी, और शायद वो दिल्ली की रही हैं कुछ, जी। और बेटा भी तो बेटा रहा उनका, MP रहा, हाँ, बेटा MP कांग्रेस से रहा। तो कि इसमें उनकी इमेज खराब होगी, तो उन्होंने उनका बेटा कह रहा था जाने दीजिए, इसमें क्या है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो अब अखबार में तो भाई, अखबार की बात नहीं कर रहे, जर्नलिस्ट है आजकल, खासतौर पर TV वाला, तो वो तो हर चीज़ को तो जिसको कहते हैं ना तिल का ताड़, वो तो मैंने अभी देखा, इतने साल जर्नलिज्म की हमने, और बड़ी बड़ी चीज़ें कवरेज मैंने इंडिया के अंदर की हैं, लेकिन इस तरीके से झूठ को बढ़ाते हुए हमने पहली बार देखा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अनीस अहमद खान साहब, आपसे हमेशा बात करके कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलती हैं हमारे दर्शकों को। और ये किताब जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की बड़ी तारीफ़ें की हैं, सराहना की है, लेकिन हकीकत आपने बताई कि उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत सी गलतियां की हैं, जिसमें पाकिस्तान बग़ैर पहले से अनाउंस किए जाना, बग़ैर किसी तैयारी के जाना, और उसके अलावा जापान को भी नाराज़ किया जाना, और ये कह देना उनका कि ये डिक्टेटर बन रहे हैं या डिक्टेटर हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और देश में जो प्रजातंत्र है उसके लिए कहीं ना कहीं नुकसान की तरफ उन्होंने इशारा किया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस अहमद खान साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।